व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। मैं अभी आपको कुछ बताना ही चाह रहा था NA-249 वगैरह की चीज़ों के बारे में। मेरे सामने जो खबर है वो तो बड़ी हैरानकुन है, मैं वाक़ईतन पहले पढ़ नहीं सका। ये गवर्नर बलूचिस्तान के हवाले से जो बात सामने आई है, उन्होंने जो गुफ्तगू की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और लेटर का जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर ने उनसे गवर्नर बलूचिस्तान जस्टिस रिटायर अमानुल्लाह यासीन जई से अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। और गवर्नर साहब ने जो है, बलूचिस्तान के गवर्नर, उन्होंने इनकार कर दिया मुस्तफ़ी होने से। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म से उन्होंने कहा कि सियासत आपके बस की बात नहीं है, आपको इतना ही पता नहीं कि इस्तीफ़ा लेना सदर पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी या वज़ीर-ए-आज़म की, आप किन के इशारे से आए हैं। ये गवर्नर बलूचिस्तान जो है ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। और बलूचिस्तान में अलाइड जो गवर्नमेंट है वो इमरान खान साहब की कोalition गवर्नमेंट है। उन्होंने ये भी कहा गवर्नर ने कि आपकी हैसियत नहीं इमरान खान को, और ये कहा कि आपको पता नहीं है कि इस्तीफ़ा किससे लेना, आप किसके इशारों पर आए। और सबसे पहले अपने वज़ीर आला जाम कमाल से इस्तीफ़ा लें। वज़ीर आला की इतनी हैसियत नहीं, ना प्राइम मिनिस्टर की इतनी हैसियत है कि मुझसे इस्तीफ़ा दिलवा सकें, ना वज़ीर आला की इतनी हैसियत है प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफ़ा दिलवा सकें। तो ये बड़ी हैरानकुन पोजीशन है, क्योंकि पार्टी के ये जो ख़बर आई है ऑब्वियसली ज़राए से आई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है इसके मतलब उन्होंने क्या राय हो सकता है, उन्होंने तरदीद कर दी हो इसकी। लेकिन ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में घिरे हुए हैं। मैं रोज़ की तरह भी इस वक्त फ़िलहाल महंगाई और बेरोज़गारी का रोना तो नहीं रो रहा, लेकिन जो गवर्नमेंट के जेन्युइन सीरियस मसले हैं, जो आज हमने पंजाब में भी देखा। आज लाहौर आए हुए थे प्राइम मिनिस्टर, और सारा वक्त जो है वो यही बात होती रही कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वफाकी वज़रा, उनकी मशीनरी, वज़ीर आला, उनके उस तरह बात सुन नहीं रही, बात मान नहीं रही, बल्कि कंप्लेंट्स की हैं आज लाहौर में प्राइम मिनिस्टर के आगे उनकी पार्टी के लोगों ने, उनकी पंजाब की कैबिनेट के लोगों ने, कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनकी बात नहीं सुन रही। अब इसकी दो वजूहत हो सकती है। तो ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बायस्ड है, और वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बायस्ड है, वो किसी और के साथ उनका सॉफ्ट कॉर्नर। दूसरा ये कि पंजाब में गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट नहीं है, तो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो बिल्कुल उनके लिए नज़दीक जो है इस गवर्नमेंट की, इन वज़ीरों की जो है कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन दोनों सूरतों के अंदर पंजाब की आवाम पिस रही है, पाकिस्तान की आवाम पिस रही है, इस मुल्क की गवर्नेंस जो है वो ख़राब हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन ज़िमनी इंतखाब जो है पाकिस्तान का, वो एक इतना बड़ा मुअम्मा बन चुका है। इस पर एक बेसिक बड़ा सवाल तो ये है कि हम कहते आ रहे हैं गवर्नमेंट को कि आगे परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, और ज़िमनी इंतखाबात जो है वो भी यही बता रहे हैं कि अब जब से इलेक्शन लास्ट हुए हैं, ज़िमनी इंतखाब जो हुए, कौमी असम्बली की 4, सूबाई असम्बलियों की 8 नशिस्तों पर तहरीक-ए-इंसाफ अपना दिफा नहीं कर पाई, उसको हारना पड़ा है। लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट को कुछ चीज़ का कोई इदराक है कि वो ज़िमनी इंतखाब हार रहे हैं, पॉपुलैरिटी लूज़ कर रहे हैं, पंजाब उनके हाथ से निकल रहा है। कल खुशाब के अंदर जो है वो 9000 की लीड ज़्यादा हुई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट इलेक्शन PMLN की, और वो अपनी सीट जीती है। दूसरी तरफ 249 कराची में तहरीक-ए-इंसाफ सीट हारी है, नौशहरा में सीट हारी है, और बड़ी जगहों पे सीट हारी है, अपनी सीटों का दिफा नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने आपको बताया, कौमी असम्बली की 4, सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों का दिफा करने में नाकाम रही है तहरीक-ए-इंसाफ। तो इस पॉपुलैरिटी के साथ तो तहरीक-ए-इंसाफ एज अ पार्टी जो है, और जिस तरह फिर तरीन ग्रुप का प्रेशर है, ये सब अगर निकल गए नेक्स्ट इलेक्शन से पहले और पॉपुलैरिटी यही रही, तो एज अ पार्टी जो है कि क्या पोजीशन होगी, इस पर भी बात करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले NA-249, जिसके अंदर दोबारा गिनती भी उतनी ही मुतराज़ा होगी जिस तरह इलेक्शन था, और पीपल्स पार्टी के अलावा सब ने बाइकआउट कर दिया उस दोबारा गिनती का, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब और दूसरे लोगों ने जो एप्लीकेशन दी उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये जो काउंट किए हुए वोट हैं उनको तो ये गिन रहे हैं, लेकिन जो इसके अलावा वोट हैं जो मुस्तरद हुए उनको कोई देख नहीं रहा। जो थैले आए चेक करने के लिए सुबह RO की मैयत में इन सब के सामने, उसकी सील टूटी हुई थी। तो इलेक्शन कमीशन को जो है उन्होंने ये लिख के दिया, सारी पार्टीज़ के साइन है सवाए पीपल्स पार्टी के, कि ये धांधली हो रही है और गिनती में भी धांधली हो रही है। तलाल साहब, ये धांधली हो रही है। बहुत वार्म वेलकम चौधरी मंजूर साहब, तलाल साहब, अली नवाज अवान। तलाल साहब, ये पीपल्स पार्टी धांधली आपके ख्याल में पहले भी की है उन्होंने सिलेक्शन में, और अब दोबारा गिनती में भी करवा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कामरान शाहिद साहब, आपने इलेक्शन उसको कवर किया है, और इलेक्शन में अगर आपने देखा हो तो बहुत कम मार्जिन है जो रिज़ल्ट आया है। सो हमारे खदशात जो है एज एक पार्टी और उम्मीदवार वो हैं, और ये कानून भी इजाज़त देता है। मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको कहूँ कि भी आप मेरे मद्दे मुखालफ हों कि इलेक्शन ये थैले खोल दिए जाएं, गिनती कर ली जाए,
तो अगर आप इसकी मुखालफत करें तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। और अगर आप थैले खुलवाने की मुखालफत करें, अगर आप उसकी, हम नहीं कह रहे कि भी हम समझते हैं, कुछ शवाहिद हैं, कुछ देखिए ना, आप ये देखें कि PP 84 खुशाब 70 किलोमीटर का एरिया है और कराची का 7 किलोमीटर से छोटा एरिया है। वो एक सहराई और वसी एरिया है। कराची NA 249 एक छोटा शहरी इलाका है। लेकिन वहां पर दुलाल साहब आप ठीक फरमा रहे हैं, आपकी जो लीडर है मरियम नवाज, उन्होंने तो खुल के क्या धांधली हुई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब दोबारा वोटिंग में भी धांधली हो रही है, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी उसकी जिम्मेदार है? जी देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए मैं तो आपके सामने 2 इलेक्शंस का तजिया रख रहा हूं कि एक शहरी इलाका, एक सहराई इलाका, एक वसी 70 किलोमीटर का, एक 7 किलोमीटर का। एक में वोट पड़ते हैं 20%, दूसरे में पड़ते हैं 52%। एक का रिजल्ट रात 1 बजे आ जाता है, दूसरे का रिजल्ट जो है वो 4 बजे तक नहीं आता। और जो 200 प्रिजाइडिंग अफसर पहले टाइम पर आते हैं, PMLN जीत रही है। जो 70 बाद में आते हैं, वहां पर हमारी जो जीत है वो बरकरार नहीं रहती। सो हमने अगर सवाल उठाया है तो इस सवाल का जायजा लेने के लिए, अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो तलाशी देने में हर्ज क्या है जी? तलाशी देने में हर्ज, अगर उसमें कुछ और मामला हुआ जी बिल्कुल। और बात यह है, हमने अल्लाह की मेहरबानी से सारे सूबों में, आप ये देख लें, नुशैरा की सीट जीती है, वहां भी हमारी हुकूमत नहीं सर, है। पॉइंट आ गया आपका। पंजाब की सीटें, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि यहाँ धांधली हुई है और यहाँ तलाशी देने में कोई हर्ज नहीं है। क्लियर हो जाएगी बात के कितनी धांधली हुई या नहीं हुई। चौधरी साहब वो कह रहे हैं तलाशी देने में क्या हर्ज है, दे दें तलाशी। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया रीकाउंटिंग में भी, और आपकी गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो मिसट्रस्ट शो किया है, ख्वाह वो तहरीक इंसाफ है, MQM है, PSP है या PMLN है। और PMLN की बात कर रहे हैं क्योंकि उनके नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त। वो कह रहे हैं तलाशी दें आप, हर्ज क्या है? एक तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ इनको कि चलो सारे जो ज़ियाउल हक़ के मुख्तलिफ़ औक़ात में जो सारे लोग थे वो सारे एक पेज पे आ गए। मुबारक हो, आज सब ने मुश्तरका एक पेज पे आकर सारे अली साहब बड़े खुश हुए। दूसरी बात ये है ये फैक्ट ठीक नहीं है, ये फैक्ट ठीक नहीं है कि वहाँ पे सारी जमातों ने बाइकाट कर दिया। TLP वहाँ पे बैठी है, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बैठे हैं। तीसरी बात, मैं ज़रा ये जो अभी तलाल चौधरी साहब फरमा रहे थे, ये 1:30 बजे क्यों आया? वहाँ पे तो आपने 11 बजे शोर करना शुरू कर दिया था कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा जी, रिज़ल्ट नहीं आ रहा जी, रिज़ल्ट नहीं। अल्टीमेटली 11:30 बजे ARY पे रिटर्निंग ऑफिसर ने ये दिया वहाँ पे कि मेरे दफ्तर में सारे लोग मौजूद हैं। अगर 229 और 274 का फ़र्क निकालें तो यही आता है, जब दफ्तर में मौजूद हैं, उन्होंने थैला जमा करवाना है, रसीद लेनी है, रिज़ल्ट पंच करवाना है। यहाँ पे थोड़े कैंडिडेट थे, वहाँ पे 30 कैंडिडेट थे। जब रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा था, जब वो टाइप कर रहे होते हैं या जब वो कंप्यूटर में फीड कर रहे होते हैं तो एक एक नाम बोलते हैं। सील भी सुना टूटी हुई थी, अली नवाज अवान साहब से भी लड़े, मैंने भी लड़े। अब दूसरी बात, वो जो अंदर आए काउंटिंग के लिए जी, एक वो सील एक थैले की इत्तेफाक से अगर टूटी है तो उसमें से क्या निकल आया है? अब सवाल ये है कि जो इनके पास रिजल्ट है, पहले 5 की काउंट के बाद ये उठकर भागे हैं, या तो पहले पे ही भाग जाते ना, कहते ये जी सील टूटी है हम भाग रहे हैं। जब 5 में कोई फ़र्क नहीं निकला तो ये भागे हैं। अब लेटेस्ट फ़र्क जनाब के चैनल ने जो बताया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब दुनिया न्यूज़ ये बता रही है कि जो यहाँ पे काउंटिंग हुई है, कादिर खान मंदोखेल के 52 वोट मुस्तरद हुए, तहरीक इंसाफ के अमजद अफरीदी के 48 वोट मुस्तरद हुए, मिफ्ता इस्माइल के 82 वोट मुस्तरद हुए, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ज़राए। जी। अब सवाल ये है कि ये तलाशी कहाँ की इन्होंने लेनी है? तलाशी तो हो रही है। अगर ये तलाशी हो रही है सर, तो इसी पॉइंट पे रुक क्या मुतालबा है? रिजेक्टेड वोट भी, अब बात सुन लेना जी सर, चॉइस नहीं, बात सुन ले। रिजेक्टेड वोट भी काउंट हो रहे हैं, आप बात सुन लें जरा। नहीं, रिजेक्टेड वोट भी काउंट हो रहे हैं, आपको ओरिजिनल वोट्स भी दिखाए जा रहे हैं, आपको फॉर्म 45 भी दिखाए जा रहे हैं, सारा कुछ रिकंसाइल हो रहा है। और आप तो ये अगर ये चाहते हैं कि हमें खाली बैलेट पेपर दें और मोहरे दें, वो रह गया वो हम अच्छा, अगर ये बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया कर दे तो हम आपका चॉइस साहब बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस। अली नवाज अमान साहब, मसला ये कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस वक्त नून लीग के साथ एक शिप पे हैं, वो तो चौधरी साहब का एनालिसिस है, ज़ियाउल हक़ की बाकियात सारी एक किश्ती पे सवाल हो गए। लेकिन मेरा सवाल ये कि आप भी एतराज़ कर रहे हैं
आपने तो यहाँ तक कहा आपके कैंडिडेट ने कि जी 17,000 के करीब वोट जो है वो इस हलके से किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया। फिर आपने इलेक्शन पे भी शक किया है जो पीपल्स पार्टी के हुकूमत के अंडर हुआ है, फिर रिकाउंटिंग पे भी शक किया है, और वो जो एप्लीकेशन पहली वाली आई है जिसमें आप लोगों ने बाइकआउट किया है, अगर हम चला सकते हैं स्क्रीन पर, उसमें तलाल चौधरी साहब की पार्टी, आपकी पार्टी, PSP, MQM के सारे एक बोर्ड पे सबने साइन किया हुआ है। तो सर धांधली कराई है वहाँ पीपल्स पार्टी ने आपके ख्याल में जो आपने बाइकआउट किया है? अच्छा, पहले उस्ताद मोहतरम जो आपने बात की कि ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, तो मैं आपको गिनवा देता हूँ थोड़ी सी सीटें जो नून लीग के टाइम पे तरीके इंसाफ ने जीती थी। जहांगीर तरीन साहब एक इलेक्शन। सर मैं सवाल पे भी आऊँगा, अगर इसका जवाब दे दे अली भाई, इस पर अभी पूरा आऊँगा, इसके ऊपर प्रॉमिस आपसे डिस्कशन होगी। आपने एक नैरेटिव उस्ताद मोहतरम, या फिर आप बात ना किया करें ना। नहीं, इसमें आऊंगा ना, मैंने कहा आज प्रोग्राम में ये बात करते हैं सर, तो प्रोग्राम में आज बात करेंगे ना, इसमें आपके ज़िमनी इंतखाब पे पूरा करूंगा आपके साथ सवाल जवाब। इसका जवाब दे दे पहले। आप वैसे ही बात करती है, जवाब किसी और नहीं, मैं आपसे सवाल करूंगा आपसे, मैंने वैसे बात नहीं कि मैं आपको मेहरबानी डिबेट करूंगा। उस्ताद मोहतरम मेहरबानी, मेहरबानी आपकी। अब सवाल मेरा जी, मैं इस पे भी आ जाता हूँ। बेवकूफ़ की एक बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन है कि आप एक काम को बार बार दोहराएं और उससे हमेशा जो रिजल्ट है वो मुख्तलिफ एक्सपेक्ट करें। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जो ये निज़ाम है इलेक्शन का, ये अब फेल हो चुका हुआ है। ये 2013 से कह रही है तहरीक इंसाफ, आए इसके अंदर इस्लाहात करते हैं। दुनिया इस्लाहात के ऊपर चली गई हुई है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर आते काम करते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, हम हर दफ़ा ये काम करते हैं। कभी नून कहती है तहरीक इंसाफ ने धांधली की, तहरीक इंसाफ करती है कि सेनेट में पीपल्स पार्टी ने धांधली की, पीपल्स पार्टी नून लीग मिलके कहती है उसने धांधली की। तो इसका ये देखिए ना, हम तो कर क्या रहे हैं, इलेक्शन हो उसी तरह रहे हैं, और हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि इसका इस दफ़ा शायद रिजल्ट दूसरी तरह आ जाए और हम शायद धांधली के इल्ज़ामात लगाने बंद कर दें। इस तरह चलेगा नहीं कामरान भाई। बहस अब इस तरफ नहीं जानी चाहिए, बहस अब इस तरफ जानी चाहिए कि क्या हमने डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, इलेक्ट्रॉनिक वो शक ये अली भाई, शक ये है पाकिस्तानी कि आप लोग वोट का हक देना है। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अगर हम इसी चीज पे सर आप पे शक ये है इन लोगों का कि वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में वोट लगाएंगे, लेट सपोज शेर को पड़ जाएगा बल्ले को, वोट लगाएंगे तीर को पड़ जाएगा बल्ले को, ये प्रॉब्लम ना हो जाएगी। ठीक है ना, शक है ना उस्ताद मोहतरम, बिल्कुल ठीक होता है। जब भी कोई चीज़ नहीं आती है उसके ऊपर जाते हुए उसमें शक व शबात होते हैं। और सबसे अच्छा तरीका ये मॉक इलेक्शंस, मतलब कि जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं उसमें एक मॉक इलेक्शन कराए जा सकते हैं कि एक सीट के ऊपर चेक की जा सकती है टेक्नोलॉजी, 2 सीटों के ऊपर की जा सकती है, बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर की जा सकती है। और अगर सारी जमातों का उसके ऊपर एक सिस्टम से गुजर के इत्माद हो जाता है तो 2023 के इलेक्शन के आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, बड़ा वैलिड निज़ाम भी आगे जाएगा। बिल्कुल ठीक है तलाल भाई। बात ये है, एक तो चौधरी साहब ने जो कहा कि बेसिकली आप लोगों ने वहां पे दो वोट गिने, जब 4 वोट गिने तो आप भाग गए वहां से, तो एक तो आपको भागना नहीं चाहिए था, दूसरा ये पांच थैलों के बाद 5 चले, उसके बाद 5 थैलों के बाद तो दूसरा ये कि मुझे हैरानकुन बात ये कि आप PDM की इकट्ठी काविश थी धांधली के खिलाफ मुल्क में, अब आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रही है धांधली का, और ये कह रहे हैं कि आप जनरल ज़ियाउल हक की बाकियात सारे एक जगह पे खड़े हो गए। तो एक तो इन ज़मीनी इंतखाबात ने बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है अपोजिशन के अलाइंस को भी, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है जिसकी वो उसके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लग रहा है। तो अली नवाज ईमान की बात मान लें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और नई टेक्नोलॉजी पर आई, ताकि इस तरह के इल्ज़ाम ही ना लगे मेरे भाई। तलाल साहब, सबसे पहली बात यह है कि सिंध में हुकूमत है उनकी, और उन्हें बड़े खुले दिल से इस बात का देना चाहिए था। हमने अगर इतराज उठाया है। एक मिनट चौधरी साहब को आवाज आ रही है सर, एक मिनट चौधरी साहब को आवाज आ रही है। अब ठीक है, अब ठीक है जी तलाल साहब, अब आप बोलिए। ठीक जी, देखिए उनकी एक सिंध में हुकूमत है, और अगर हमने इतराज़ उठाया तो उस इतराज़ का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंसों से, ज़ियाउल हक और फलानों से, ओ भाई मैं थैलों की बात कर रहा हूँ, वो थैले जो आपकी हुकूमत के अंदर इलेक्शन हुआ है और मेरा हक है कि मैं रिकाउंट करवाऊँ, और आप रिकाउंट की मुखालफत और उसके ऊपर आप बयान देखिए ना, अपना कम अज़ कम आपको क्या हर्ज है अगर आपने कुछ नहीं किया। और अगर हमने तो कहा है कि अगर बिल्कुल ठीक हुआ है, फोरेंसिक होता है, रिकाउंट होता है, हम आपके घर जाके मुबारक दे के आएंगे। मगर मैं नहीं आपको चौधरी साहब गिनवाता कि आपकी खुशाब में 235 वोट निकले हैं सिर्फ, यानी पूरी जमात एक बस में आ सकती है। मैं नहीं आपको गिनवाता कि बाकी इलेक्शंस में आपकी क्या हालत थी। देखिए आप
पर अगर हमने बोला हम कानूनी आईनी हमारा हक है और आपकी मेहरबानी है, हम ये पिछले स्कोर सेटल करने की बजाय ये जो मामला है ये कानूनी आईनी तौर पर हल कर लें, और ये हमारा हक था और वो हमने हक अपना जाकर फोरम पर एक्सरसाइज किया, हमारे हक में फैसला हुआ। अली नवाज हमने बाइकआउट किया। अली नवाज साहब की बात पे रिस्पॉन्ड करें, वो अच्छी काविश है इलेक्ट्रॉनिक उसकी। इमरान खान साहब मुझे जरा रिस्पॉन्ड करना है। चले चॉइस साहब रिस्पॉन्ड कामरा तलाल भाई रुक जाए एक मिनट, तलाल साहब रुक जाए एक मिनट जरा। जी चॉइस साहब ये 235 वाली बात छोड़ दे, उन्होंने मजाक में कही है। चॉइस साहब बड़ा सिंपल बात है कि आप लोगों ने दरखास्त दी, हमारे कैंडिडेट का हक था कि वो वहाँ पे उसको डिफेंड करता, ठीक है, क्योंकि हमारे नज़दीक धांधली नहीं हुई, आपके नज़दीक हुई। उसका इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। हमने कहा हम किसी आगे फोरम पे नहीं जाएंगे, हम नहीं किसी जगह पे गए। हमने ये भी कहा कि जो फैसला यहाँ पे होगा हम उस प्रोसेस का हिस्सा रहेंगे और इसके बाद किसी और फोरम पे नहीं जाएंगे। रही बात पीटीआई ने ऐलान किया था, सईद गनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, रीपोलिंग करवानी है तो हम उसके लिए भी तैयार है। रही बात ये चॉइस साहब, ये पीडीएम जब मौजूद थी उस वक्त ये फैसला हुआ था कि जो सीट जहां से किसी ने जीती है उस वक्त ये हुआ। हमने वजीराबाद में इलेक्शन नहीं लड़ा, हमारे लोगों ने विड्रॉ कर लिया। हमने डस्का से लेकिन सर खुशाब में तो आप लड़े, लोगों ने विड्रॉ कर लिया। खुशाब में तो आप लड़े। हमने बात सुन लेना, बाद इलेक्शन नहीं लड़ा ना, इलेक्शन नहीं लड़ा। यही तो कल की आप आज कायरा साहब ने कहा है कि हमने अपने लोगों को कहा कि अपने पेपर वापस ले, उन्होंने पेपर वापस नहीं लिए, लेकिन हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। लेकिन चॉइस साहब ये तो आपकी यहाँ पोजीशन पहले। अच्छा, मैं जरा एक सेकंड रुकिए, जरा एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड कामरान, एक मिनट सर। बताएं 2002 के इलेक्शन में एक दफा कुट पड़ी है नून लीग को, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की, वो 2002 में पड़ी है। मेरे ख्याल है मेरे भाई चौधरी तलाल साहब उस वक्त नून लीग में नहीं थे, हम पीपल्स पार्टी में थे और हम मुशर्रफ के खिलाफ लड़ रहे थे। उस वक्त कुट पड़ी है। इस हल्के से पता है रिजल्ट कितना है, नून लीग का वोट कितना है? 2068 वोट है पूरे। और कौन जीता था? कल्लू। कैसे जीता था? आजाद जीता था। 2008 में कैसे जीता था? आजाद जीता था। 2013 में आपने उसको शामिल कर लिया और आज कह रहे हैं कि ये नून लीग की सीट है। तलाल साहब क्विकली रिस्पॉन्ड करें। देखिए वहां पे इन्हीं दो खानदानों का इलेक्शन है। 1985 से लेकर आज तक यही दो खानदान इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। तलाल साहब कभी कोई जीतता है, कभी कोई। देखे चॉइस साहब, हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। अब अगर मैं और आप आपस में स्कोर सेटल करेंगे कि मैं कहाँ था आप कहाँ था, मैं अब आ जाऊंगा कि पिछली दफा 80,000 का आपका फर्क था हमारे और आपके उम्मीदवार। देखें पीपल्स पार्टी की पोजीशन ठीक नहीं है, पंजाब में आपकी बेस आपके पास नहीं है और आप सवाए सिंध में हुकूमत होने की वजह से ही कोई इलेक्शन है, बाकी आप सारी जगह एनालिसिस निकाल लें। तो बात देखिए ना, बात सिर्फ इतनी सी है। और उसके बाद आप अगर और हम तो नौशहरा से भी जीते हैं। हाँ। हमने मेरी बात सुन लेना चौधरी साहब, हम नौशहरा से जीते हैं, हमारी हुकूमत नहीं हमने सपोर्ट किया ना नौशहरा में, से वोट लिया है और हमने नौशहरा में सपोर्ट किया आपको। हमने कराची में नहीं आपने सपोर्ट किया, आपने कराची सपोर्ट तो नहीं किया हमें, ठीक है ना जी। उसके बाद बहुत सारी हमने आपको। अच्छा सर सारी बात छोड़े, बात ये है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमने आप माजी की बातें छोड़ दें। मैंने आप दोनों से क्विक कमेंट मांगा था कि अली नवाज ईवान साहब की पार्टी जो कह रही है, आप क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे आते हैं, झिकझिकी खत्म हो जाए कि धांधली हुई है कि नहीं, मसला क्या है, क्विकली रिस्पॉन्ड करते, फिर मैंने आगे जाना है जी। 30 सेकंड आपके पास जी। कामरान शाह साहब, सिर्फ यहाँ रिफॉर्म का मसला नहीं है, यहाँ नीयत का मसला है। देखिए ना, जो गैर आईनी प्री पोल रिगिंग होती है कि किस पार्टी के खिलाफ रेफरेंस बनेंगे, कौन सी गिरफ्तार होगी, किस पे फैसले आएंगे, मुझे आप ये बताएं कौन से रिफॉर्म में लिखा है कि 6 बजे पोलिंग एजेंट जो हैं वो बंदूक की नोक पर बाहर निकाल दिए जाए? कहां लिखा है कि रात 12 बजे अदालत लगाकर किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को उसके खिलाफ फैसला दिया जाए? कहां लिखा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के कायद को आप इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले ये इमेज देने के लिए सजा दें? भाई ये तमाम चीजें तो रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, यहाँ तो आपको नीयत दिखाने की, अमल की अली नवाज ईवान साहब बहुत सारा कुछ इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक पोलिंग की बात नहीं है, प्री पोलिंग रिगिंग चीज़ों को मैनेज करना, आउटसाइड एक सोच चेंज करने की बात है, वो कैसे चेंज की इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए? अली नवाज ईवान साहब। वो सर जब नया वो आया ना, वो क्या कहते हैं माइक्रोफोन, और तो सब यही कहते थे ये इसको इस्तेमाल जो करता है ना काफिर है। अब उसी के ऊपर दोबारा फतवे भी दिए जाते हैं। वो खुदारा यार, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है।
और हम एक दूसरे की नीयत जज करने बैठे हुए हैं। देखिए मसाइल फिर भी आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा मसाइल नहीं आएंगे। क्या पीपल्स पार्टी जब 2008 से 13 तक थी, आपने क्या क्या नहीं किया? आपने सुप्रीम कोर्ट में आप बैठे रहते होते थे काले कोट पहन के, क्या आप ये नहीं करते थे कि राजा परवेज अशरफ का नाम राजा रेंटल डाल के अदालत के पास बैठे होते थे? कौन सी प्री पोल रिगिंग उस वक्त नून लीग ने नहीं की? तो भाई ये बात छोड़ देना, सब जमातों ने सब कुछ किया, लेट्स इसको इस तरह देखेंगे। क्या हमने आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? क्या हमने फिर वही बात करनी? कल एक और बाई इलेक्शन होगा, तरीके इंसाफ आप दोनों पे पॉइंट स्कोरिंग कर रही होगी। भाई मुझे बताएं, अगर मेरे लिए कहने का बहुत है, उस्ताद मोहतरम ने तो पूरा नैरेटिव बना देना होता है ना शुरू में ही। मुझे ये बताएं, जब नून लीग की हुकूमत थी, क्या जहांगीर तरीन साहब ने साबित नहीं किया था उस हल्के में धांधली हुई है? क्या ये साबित नहीं किया था वो दोबारा जीत के आए थे? क्या असद उमर साहब बाई इलेक्शन में नहीं जीते थे? क्या आमिर डोगर साहब बाई इलेक्शन में नहीं जीते थे? क्या शेख खुरम फैसलाबाद में जहां हमारी एक भी सीट नहीं थी वहां से जीत के आए थे फरवरी 2014 के अंदर 3 महीने बाद? क्या राजनपुर की सीट जो शहबाज शरीफ ने छोड़ी थी, क्या तरीके इंसाफ ने नहीं? ओ भाई मैं बात नहीं कर रहा, या क्या हम पॉइंट स्कोरिंग की तरफ चले जाते हैं? क्या हम हमारी तरफ लोग देख रहे हैं, हमारी तरफ हमारे वोटर देख रहे हैं, हमारी तरफ कौम देख रही है, और वो ये कह रहे हैं कि हम आगे की तरफ बढ़े। अमेरिका के अंदर रिजल्ट्स आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे। इंडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है वो उसके ऊपर चला गया हुआ है। बांग्लादेश जो हमसे आज़ाद हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे चला गया, और आज भी हम कह रहे हैं नहीं ये नहीं करना। आज जिस तरह पहले, आज भी लोग कहते हैं पोलियो की वैक्सीन नहीं लगवानी, आज भी लोग तलाल चौधरी साहब जैसे कहते हैं कोविड की वैक्सीन नहीं लगवानी, इसके अंदर हमारी चिप एंटर हो जाएगी। ओ खुदारा यार, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है? क्या हमने आगे बढ़ना है या इसी तरह के इल्जामात लगाते रहने? इतनी जहलाना गुफ्तगू जो है उनसे मंसूब ना करें। लेकिन चौधरी साहब, जहलाना नहीं, मैं माइंडसेट की बात देखें उस्ताद मोहतरम, आपने इस माइंडसेट को तलाल चौधरी के साथ मंसूब किया, मैंने नहीं किया। आपने मैं तो ओवरऑल बात कर रहा था। कहते हैं कि चिप लग जाएगी तो वैक्सीन नहीं लगवानी। मैं तो प्रोटेस्ट कर रहा हूं। आप जो मर्जी तलाल चौधरी को समझें, आप जो भी तलाल चौधरी को समझे, मैं ये बात नहीं कह रहा। फिर आपने कहा तलाल चौधरी साहब ने कि मेरी बात तो सुन लें। जी जी, अच्छा मैं तलाल चौधरी से लड़ लेता हूं इसके बाद, और मैं लड़ लेता हूं थोड़ी देर बाद। अच्छा बात सुने पूरी उस्ताद मोहतरम। आपने कहा कि इलेक्शन 10 बजे तक फाइनल, यही नवाज शरीफ साहब 2013 के इलेक्शन में 10 बजे उन्होंने अपनी जीत अनाउंस कर दी थी। फवाद चौधरी का इलेक्शन सुबह 5 बजे जाके अनाउंस हुआ। अलीम खान के इलेक्शन में पहले सारे रिजल्ट अलीम खान के हक में थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद के इलेक्शन के अंदर तमाम पहले रिजल्ट डॉक्टर यास्मीन राशिद के हक में। बात करने की बहुत सारी बातें बहुत सारी जगह हो सकती हैं। क्या हमने आगे जाना है कि नहीं जाना, ये डिसाइड कर लें। नहीं जाना तो आए, जिस तरह चल रहा है उसको चलाते हैं, और फिर जो कामरान शायद मेरे उस्ताद मोहतरम चाहते हैं हम लड़ते हैं। ये एक मैं बात बताऊं आपको, वैसे एक बात है कि मुझे बोलने का बड़ा शौक है। मैंने हिसाब लगाया कि जितने मैंने गेस्ट आज तक इंटरव्यू किए उनमें सबसे ज्यादा अली नवाज अहमान साहब, आपको भी बोलने का बड़ा शौक है, इसलिए आप टाइम भी गिनते रहते हैं। मुझे कम टाइम तो नहीं मिला, लेकिन फिक्र अगर टाइम पूरा मिलेगा मैं ब्रेक लूंगा। उसके बाद बात जो है अली नवाज अहमान साहब से आप जितना भी डिसएग्री करें, लेकिन उनकी बात तो सही है, ट्राई तो करना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो काम नहीं चलेगा। अब नून लीग पे इसलिए धांधली का इल्ज़ाम नहीं लग रहा क्योंकि पंजाब में उनकी गवर्नमेंट नहीं है। अगर उनकी गवर्नमेंट होती है, डस्का का इलेक्शन अगर ये जेन्युइनली भी जीते होते हैं नून लीग वाले, इन पे धांधली का इल्ज़ाम लग जाता। पीपल्स पार्टी ने धांधली की है या नहीं की, लेकिन उन पर इल्ज़ाम इसलिए लग रहा है क्योंकि सिंध में इलेक्शन हुआ है, सिंध में उनकी गवर्नमेंट है और इस मुल्क के अंदर गवर्नमेंट की मशीनरी को यूज़ किया जाता है। अब असल सवाल ये है कि इस पर आगे किस तरह बढ़ा जाए। बढ़ने में बड़े मसले हैं। प्राइम मिनिस्टर मुंह लगाने को तैयार नहीं ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर मानने को तैयार नहीं है। किस जगह पे, किस फोरम में ये इतना अहम मसला आवाम का कि चोरी ना हो वोट नेक्स्ट टाइम, ये डिस्कस किया जाएगा। इस पर ज़रूर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, वार्म वेलकम बैक। बहुत कुछ ख़राब नहीं हो रहा इस मुल्क में, कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं। हम गवर्नमेंट पे बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन आज पंजाब में लाहौर में प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। वो कहना चाह रहे थे कि वो पकड़ेंगे, और उन्होंने कहा कि आधा कराची कच्ची आबादी पर मुश्तमिल, जहाँ गरीब लोग रिहाइश पजीर हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 0.2% लोगों को घरों के लिए कर्जा दिया जाता है, तो वो नया कर्जा जो है वो अब स्कीम जो है उसमें कामयाब जवान प्रोग्राम की कर्जे की हद में 5 करोड़ तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। चौधरी साहब, ब्यूरोक्रेसी लेकिन बात नहीं सुन रही वज़ीर आला की और यहाँ की वजारत। आपको लगता है कि सॉफ्ट कॉर्नर है, अगेंस्ट बायस्ड है गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये ब्यूरोक्रेसी? और बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर आपको लगता नहीं कि आपको सपोर्ट करनी चाहिए, चाहे आपकी अपोजिशन इस वक्त पावर में है, बुज़दार साहब या तहरीक इंसाफ की, कि इस पंजाब में, इस मुल्क में जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ जहाँ ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम डाल रही है, वहाँ पे पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस को अव्वलियत मिले? आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए चौधरी साहब?
अच्छा, पहली बात यह है कि हम कोई मतलब पीपल्स पार्टी को एक सिर्फ फिगर देना चाहता हूँ। पहले तो बिलावल साहब ने कल मुबारकबाद दी है, अभी जी खुश आपके शहबाज शरीफ साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया है। जी हाँ, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि हमने बिल्कुल पीटीआई की हुकूमत को एक्सपोज कर दिया है। ये पॉलिसी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी कि आप ज़िमनी इलेक्शन लड़ें, ये तो सारे बाइकआउट करके बैठे थे। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, हम तो सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर ये ही अपने आप को सपोर्ट नहीं करना चाहते। मसलन प्राइम मिनिस्टर को अगर बुनियादी फिगर्स भी ये गलत बताएंगे बताने वाले, वो कह रहे हैं कि 35,000 अरब कर्जा हमने अदा कर दिया है। बाबा 30,000 अरब तो टोटल कर्जा था, कैसे आपने 35,000 अरब, ये फिगर भी गलत है। इससे पहले आपको याद होगा, अली नवाज अवान साहब को भी याद होगा, भुट्टो साहब ने हर शहर के अंदर लोगों को मुफ्त ज़मीन दी थी। आज भी आप जिस मर्जी शहर में जाएंगे, या भुट्टो कॉलोनी या पीपल्स कॉलोनी आपको मिलेगी। एक दूसरा, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन एक बना था जो बिला सूद कर्जे देता था भुट्टो साहब के दौर में जी, और उसमें लाखों लोगों ने कर्जे लिए, घर बनाए और घर बनाकर वो लोग बढ़े। तीसरी बात, ये एक और गलत कर रहे हैं, जो वर्कर्स वेलफेयर फंड के बने हुए फ्लैट्स हैं, इन्होंने नया पाकिस्तान में शामिल कर लिए, खुद तो बनाए नहीं। लाहौर में वज़ीर आज़म इफ्तिताह करके चले गए हैं, ये अभी उन्होंने इस्लामाबाद में दिए हैं। बुनियादी सवाल पे आ जाए, आपके ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही है पंजाब में गवर्नमेंट को, उसका भी जवाब दे दें। ये ब्यूरोक्रेसी काम कैसे करेगी? वो तो कल शौकत तरीन साहब ने, यार कल शौकत तरीन साहब ने बता दिया है कि ब्यूरोक्रेसी क्यों काम नहीं कर रही। आप बढ़के जो मार रहे थे उसके नताइज यही निकलने थे। और जो कल शौकत तरीन ने कहा है इनके, एक तो एतराफ़ कर लिया कि हमने गलत डील की थी IMF के साथ, जो PTIMF का डील थी वो गलत थी। दूसरी बात, उन्होंने कल ये भी बता दिया कि अगर आप ये करेंगे, जो जरदारी साहब ने कहा था कि इस मुल्क की मईशत और नैब साथ साथ नहीं चल सकते, और आज आपका वजीर खजाना, नामजद करदा वजीर खजाना भी वो कह रहा है कि नहीं चल सकते नैब और ये ब्यूरोक्रेसी इसलिए काम नहीं कर रही। आप कॉन्फिडेंस, आप एक सेकंड, एक मुझे ऐड कर लेने दें। आप अगर रैपिड तब्दीलियां करेंगे, मतलब 5-6 IG और 5 चीफ सेक्रेटरी, तो किसी को तो पता ही नहीं है कि उसने अगले दिन होना है कि नहीं। आप उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं दे रहे, और ऊपर से नायल ऊपर बैठे हुए हैं जिनको खुद पता कुछ नहीं है। राइट। तराल साहब, आपकी पार्टी पे ये इल्ज़ाम है कि बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स को जो है, दिहाइयों क्योंकि आपकी गवर्नमेंट रही है, तो ये ब्यूरोक्रेट इसलिए काम नहीं कर रहे तहरीक इंसाफ के साथ, काम होने नहीं दे रहे पंजाब के लोगों का, पाकिस्तान की आवाम का, कि ये ब्यूरोक्रेट्स आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, बुजदार साहब की गवर्नमेंट को चलने नहीं दे रही है। ये ज्यादती नहीं इस मुल्क के साथ अगर ऐसे ही है तो? देखें, ये इस बात से सिर्फ ये बात साबित होती है कि जो लीडरशिप होती है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है सूबे का या मुल्क का, वो ही सबसे अहम है। और फिर वही ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम करने शुरू हो जाती है, फिर GDP ऊपर चली जाती है, फिर CPEC बनता है, फिर आपके वही कराची जहां अमन नहीं होता अमन आ जाता है, वही बिजली जो कि अंधेरों में डूबा पाकिस्तान वो फिर उजालों में आ जाता है। तो काम लीडरशिप दिखानी पड़ती है और वो दिखाते हैं। अब इमरान खान साहब, आपका क्या ख्याल है, ये आटे चीनी का पूछ रहे होंगे? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। आटे चीनी का पूछें तो उसके भाव नीचे आ जाएं। इन्होंने बुजदार से पूछा होगा कि बेटा तरीन को कुछ नहीं कहना, उससे मेरी बात हो गई है, मुलाकात हो गई है, अब हम एक हैं बिल्कुल, उससे जो हिस्सा बनता था वो मैंने ले लिया है और जो मजीद बनता है वो अगले इलेक्शन में लेंगे। उसके बाद इन्होंने पूछा होगा किसका घर गिराया है, किस मुखालिफ का, किसका मंशियात का पर्चा दिया है। मियाँ जवेद लतीफ़ को कोई वो जो उसको गद्दारी का पर्चा दिया है, कुलभूषण को छोड़ देना है, लेकिन हमने अपने लोगों को अंदर दे, उसको कोई सहूलत तो नहीं दी, घर से खाना तो नहीं आया, उसके अंदर वो कैसे। और मैं आपसे ये अर्ज करूं कि यहाँ पर सिर्फ वज़ीर आज़म आते हैं अपने मुखालफों को, उनके पर जो इकदाम, किसकी ज़मीन कैंसिल करनी है इलीगल, किसका घर गिराना है, किसको मंशियात का पर्चा देना है, किस पे गद्दारी का पर्चा देना है, कहाँ एंटी करप्शन को इस्तेमाल करना है, क्या गवर्नेंस है जी पंजाब में। मैं कहाँ से शुरू करूँ? फिर आप कहते हैं जी के भी, और उसके बाद रिजल्ट, और ये रिजल्ट मैं आपसे ये ऑन एयर कह रहा हूं, याद रखिएगा, ये अली अवान साहब को शायद समझ ना आए, ये अगले इलेक्शन में इनकी टिकटें लेने वाले जो है ना वो कोई नहीं होगा, और जो टिकट लेके आएगा उसका इस्तकबाल गली मोहल्लों में उस तरह होगा जो कि मेरा ख्याल है शायद आप दिखा नहीं सकेंगे। राइट। अली नवाज अवान साहब, ऐसा तो नहीं होगा कि इस 2.5 साल के बाद फिर आप कहेंगे जी गवर्नेंस इसलिए नहीं चल सकी पंजाब या दूसरे सूबों में कि ब्यूरोक्रेसी आपकी बात नहीं मानती थी?
अच्छा चलें, तलाल चौधरी साहब ने शुक्र है नून की ज़बान पे कलभूषण का नाम तो आया, 2.5 साल की अपोजिशन और 5 साल की गवर्नमेंट के बाद जो इनकी है, उसके बाद शुक्र है इनको तरीन, और उसके बाद मियाँ मंशा का नाम भी याद आया, अली तो नवाज तरीन का आपने नाम तंज़ याद ज़रूर करते करनी करते इनको मियाँ मंशा याद आया। 3.5 अरब रुपया आते ही जो 350 अरब रुपए का सर्कुलर डेट एक ही गो में इन्होंने क्लियर किया था, इनके फैसलाबाद के हैं तो इसलिए शायद उनका नाम भी भूले हुए थे, मैं इनको याद करा देता हूँ। अच्छा, उस आवाज मेरी कम आ रही है इसलिए मैं ज्यादा, आपकी आवाज पूरी आ रही है भाई। उसके बाद तलाल चौधरी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। तलाल चौधरी साहब को मुबारकबाद पेश, जी हेलो जी जी बोले बोले भाई, बोल दें यार, वो तलाल साहब वैसे ही बीच में कर रहे हैं, बोले। अच्छा ठीक है। मैं और दूसरा देखें जो आपने बात की, कामरान भाई आज बहुत बड़ा काम हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। देखें जो आम आदमी है वो घर नहीं ले सकता था, पाकिस्तान के अंदर लिटिगेशंस हुई थी फोरक्लोजर लॉ के ऊपर, हमारी हुकूमत आई 1.5 साल लगा, हमने वो जितनी भी लिटिगेशंस हैं वो ख़त्म की हैं। अब नया पाकिस्तान अथॉरिटी और पंजाब रेवेन्यू बोर्ड ने मिल के पहला फेज़ अनाउंस कर दिया है जिसमें 10,000 घर बनाए जाएंगे और 15 लाख रुपए का घर मिलेगा, 3 लाख गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, पंजाब रेवेन्यू बोर्ड पर मरला 10,000 रुपये में ज़मीन दे रहा है, और जो हमारा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए 5,000 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट और 10,000 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर उनको घर मिलेंगे। ये पाकिस्तान आगे की तरफ। लेकिन सर ब्यूरोक्रेट्स की कंप्लेंट तो आई है ना प्राइम मिनिस्टर के पास कि उन्होंने कहा कि जी काम नहीं करने दे रही, हमारी बात नहीं सुनते, हमारी बात नहीं मान। जी तलाल साहब क्विकली बोले जल्दी। जी जी बिल्कुल। ये मुझे याद है जैसे अभी मंजूर साहब ने बात की, मंजूर साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक बात की। जी जी अली भाई, मंजूर साहब ने जो पहले बात की थी ठीक बात की। पीपल्स पार्टी के दौर में ये जो उन्होंने बात की थी, कच्ची बस्तियां रेगुलराइज हुई थी, राशन कार्ड का इजरा हुआ था, पर उसी भुट्टो साहब के दौर में 2 साल बाद उन्होंने ही ये चीज़ें फेस की थी। और भुट्टो साहब के दौर के अंदर ही मंजूर साहब को याद होगा कि वज़ीर आला किस तरह चेंज होते थे, मिनिस्टर्स किस तरह चेंज होते थे, पर वो मतलब लोग अपना जो होता है वो भूल जाते हैं, सिर्फ अच्छी चीज़ें याद रखते हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं साथ। ठीक है तलाल साहब, कहने का मकसद ये मेरा सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे रहा ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से। आज जिस शहर में तलाल चौधरी साहब बैठे हैं उसमें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारी बूम के ऊपर है, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम के ऊपर है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यार तलाल भाई जिस शहर में आप बैठे हैं वहां तो टेक्सटाइल बूम पे भाई आज उससे बड़ी न्यूज़ आज देखें। हाँ जी तलाल साहब, एक चीज आखिरी चीज, जी जी शायद भाई आखिरी चीज, जी जी एक आज हमारा अमेज़न के साथ जो अमेज़न के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, पाकिस्तानी कंपनीज उसके अंदर जो एंटर हुई हैं, आप सिर्फ इससे अंदाजा लगा ले। वेरी गुड, तालियां जारी चाहिए। तलाल साहब लोग अच्छे काम भी किए, गवर्नमेंट के अप्रिशिएट कर दिया करे यार। आप फैसला प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनियों से कर रही है, उसमें गवर्नमेंट का मेहरबानी करें। जी जी तलाल साहब, नहीं आपने भाई यही तो मेहरबानी करें, फैसला आपको अलाइन करना होता है। जी भाई बोले। अली नवाज साहब आपके अजीज भी फैसलाबाद रहते हैं, फैसलाबाद आके देखें वो जो इकोनॉमी चलने का कोई लगते थे आसार, इस वक्त फिर जो एक्सपोर्ट है वो डाउनवर्ड्स है, और वो आपने मेरा ख्याल फॉलो नहीं किया। और अगर अमेज़न से आपका हो गया है तो ये जो मेरा मतलब है ये बुजदार को बेच दें किसी जगह, और ये जो लंडे के कप्तान रखे हुए इनको फारिग करें, ये मुल्क वैसे नहीं चलेगा। और खुदा के लिए लीडरशिप चाहिए। जब आप 5 दफा पिछले 7 महीने से 2 अरब रुपए डॉलर से ज्यादा की एक्सपोर्ट हो रही है। जब आप रोजाना की बुनियाद पर आपके पास ना आपके पास वजीरे तालीम, ना आपके पास सेहत, ना आपके पास उसके बाद तालीम का आपसे क्या लेना देना है, पंजाब, तो फिर ये मुल्क कहां से चलना है? मुल्क कहां से चल रहा है? खुदा के लिए मुल्क चलाने के। शायद भाई क्या तलाल से आप बातें पूछते रहते हैं यार। अब भाई आपने उनकी टेक्स्ट कहा बूम हुआ है, फैसलाबाद में बूम चल रहा है, वो कह रहे हैं आपके अजीज हैं पता कर लें कि बूम चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं 10 साल में रिकॉर्ड टूटा है पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स का। 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है मार्च के अंदर, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है। तलाल साहब इन्हें कहें खुदा का वास्ता है आंखें खोलें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट फिर नीचे को जा रही है। खुदारा हाथ खोलें जो मरियम बीबी के पीछे रख के बैठे हुए हैं, और उसके बाद कोई पढ़ लिया करे, कोई अखबार ही पढ़ लिया करे टीवी शो में आने से पहले। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कर्जा इन्होंने लिया है, एक ईंट नहीं लगाई, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन महंगाई। ब्रेक लूंगा जी, एक ब्रेक लूंगा। सियासत में बातें चलती रहेंगी, लेकिन कोरोना की वबा जो है उसकी 4th जो लहर है वो बहुत ख़तरनाक हद तक फैल चुकी है, और आप बहुत एहतियात करें और ईद में किसी के घर में मिलने ना जाएं, क्योंकि यही सबसे बड़ा ईद का आपके लिए पैगाम होगा।
और ईद का सबसे बड़ा तोहफा और ईदी होगी कि आप कोरोना से बचे रहें। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।